Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today this is our lecture number 13 और आज के लेक्चर में हम लोग पेरोल वर्कशीट किस तरीके से बनाते हैं और उसी पेरोल वर्कशीट को यूज करके हम जर्नल एंट्रीज जो रिकॉर्डिंग फॉर द पेरोल होती हैं उनको हम लोग किस तरीके से करते हैं ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक के 15th एडिशन में से प्रॉब्लम 3.7 जो है वो सिलेक्ट किया है। ये एक डिटेल्ड प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग डिडक्शंस भी और फिर उसके अलावा जो कैलकुलेशन है ऑफ वेजेस भी, अर्निंग्स भी, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स भी, और फिर उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज भी, ये तमाम चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। मैं डिटेल में आपको ये तमाम चीजें सिखाऊंगा और आपको जो है वो ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम लोग एक पेरोल वर्कशीट बनाते हैं और उसी पेरोल वर्कशीट को यूज करके हम लोग जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। मुझे लेट मी शेयर विद यू द क्वेश्चन कि हम लोग जो क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। Here is the question, that is problem 3.7 in which we will be having a payroll worksheet और पेरोल वर्कशीट को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे ये हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। The payroll record of XU Corporation for the week ending October 7, the 40th week. October 7 को उनका 40th week जो है वो खत्म हो रहा है in the year. Show the following. और उनका जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि उनके ये एम्प्लॉइज हैं, एलन है, डिवाइन है, फेरोली है, ओ क्लॉक, ओरेले है, पोलोक्विज है, संड्रिक है, टैबी और वेब। ये उनके जो है वो एम्प्लॉइज हैं और उनकी जो एम्प्लॉइज की क्लासिफिकेशन है वो भी हमें उन्होंने दी हुई है। ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये सुपरवाइजर प्रोडक्शन है। तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये जो एडमन के एम्प्लॉइज हैं इसलिए ये एडमन की सैलरीज के अंदर जाएंगे। फिर ये वाला प्रोडक्शन सुपरवाइजर है तो ये इनडायरेक्ट लेबर में चला जाएगा। ये फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट लेबर है, ये भी डायरेक्ट लेबर है, ये भी डायरेक्ट लेबर है, और ये जो ट्रैबी और वेब है ये इनडायरेक्ट लेबर में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हमें दी गई है और ये क्लासिफिकेशन यूज करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस जो है वो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स जो है वो करने की कोशिश करेंगे। ओके, सैलरीज और वेजेस पर 40 आवर्स वीक। 40 आवर्स जो 40 घंटे उनका जो रेगुलर स्टैंडर्ड आवर्स हैं एक वीक के अंदर, ये उसकी उन्होंने हमें बता दिया है कि 40 आवर्स के उनके कितनी सैलरी या वेजेस बनते हैं। तो इसकी सैलरी बनती है 2489, 2489, इसकी बनती है 2238 और इसके बनते हैं जी सुपरवाइजर के 700 बनते हैं वेजेस, इसके 500, 400, 400, 380, 300 एंड 300। अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें रेट नहीं दिया हुआ लेकिन उन्होंने 40 आवर्स का उन्होंने टोटल वेजेस दे दिए हैं और इसी को यूज करके हम लोग रेट निकालने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने आवर्स वर्क दे दिए हैं कि उन्होंने कितने कितने घंटे काम किया हुआ है पूरे वीक के अंदर। तो पहले एम्प्लॉय ने 40 आवर्स है, इसके भी 40, इसके भी 40 हैं, फिर 48, 46, 44, 42, 42 एंड 42। तो इन तमाम के इस तरीके से आवर्स भी हमें दे दिए गए हैं। फिर उसके बाद इनकम टैक्स विद हेल्ड उन्होंने हमें बता दिया, उन्होंने इनकम टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ, उन्होंने कैलकुलेट करके हमें बता दिया कि कितना इनकम टैक्स उनका जो है वो बनता है इस वीक के अंदर। और प्लस उन्होंने आखिर में 39th वीक तक जो उनकी अर्निंग्स बनती थी, जो उन्होंने 39th वीक तक पूरे साल के अंदर जो उन्होंने आज तक के दिन तक कितना उन्होंने अर्न कर लिया हुआ है, कितनी उन्होंने कमाई कर ली हुई है, ये उनकी उन्होंने एक डिटेल दे दी है। ये हमें इसलिए चाहिए होती है कि हम लोगों ने जो डिफरेंट टैक्सेस कैलकुलेट करने होते हैं उनको हम लोग इन फिगर्स को यूज करके यहाँ से हम लोग डिफरेंट टैक्सेस कैलकुलेट करना जो है वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर उसके ऊपर जो है वो टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके बाद उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन देने के बाद वो कहते हैं जी कंप्लीट द वर्कशीट विद द फॉलोइंग कॉलम हेडिंग्स। एम्प्लॉय 3 कॉलम्स फॉर अर्निंग्स फॉर वीक, अर्निंग्स वो वीक की रेगुलर वीक है, 1 ओवर टाइम पे है और 1 फॉर द टोटल ऑफ द वीक है।
टोटल उनका वेज अर्निंग्स कितनी बनती हैं, तो उन्होंने कहा जी कि 3 कॉलम्स और अर्निंग्स पर वीक बनाना है, फिर टोटल अर्निंग्स थ्रू 40th वीक बनना है, फिर FICA टैक्सेबल अर्निंग्स है, FICA है इनकम टैक्स विदहेल्ड है, नेट अर्निंग्स है। तो ये डिफरेंट कॉलम्स उन्होंने हमें बता दिए हैं कि हमने वर्कशीट में किस तरीके से बनाने हैं। तो आए हम लोग अपनी वर्कशीट जो है वो जो बनाना शुरू करते हैं। मैं आपके साथ जो है वो इसका सॉल्यूशन शेयर करता हूं और मैं उसको जो है वो किस तरीके से मैंने बनाया है ये भी मैं आप लोगों के साथ आपको समझाता जाऊंगा। अब ये देखिए उन्होंने हमें जो कहा कि हमने बिल्कुल उसी तरीके से ये वाली एक वर्कशीट जो है वो हमने बना ली है। सबसे पहले हम लोगों ने एम्प्लॉई का नाम लिखा है एलन, डिवाइन, फेरोली, ओक्लॉक और एले, और ये इसी तरीके से हम लोगों ने तमाम एम्प्लॉइज के नाम इस तरीके से लिख दिए हैं। फिर हम लोगों ने इनकी क्लासिफिकेशन में इनका बता दिया है कि ये किस किस शोबे के एम्प्लॉइज हैं। ये एडमिन का एम्प्लॉई है, ये एडमिन का एम्प्लॉई है, ये इनडायरेक्ट लेबर है क्योंकि ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर था इसलिए ये इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगी। ये जो 4 एम्प्लॉइज हैं ये डायरेक्ट लेबर में हैं और ये जो दोनों एम्प्लॉइज हैं ये इनडायरेक्ट लेबर में हैं। तो ये वाला जो कॉलम होगा ये हमारा यूज होगा जब हम लोग इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस कर रहे होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास रेगुलर अर्निंग्स 40 आवर्स वीक कितनी है, तो ये भी हमें हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। 2489, 2238, 700, 500, 400, 400, 380, 300 and 300। सो दिस इज बेसिकली डॉलर अमाउंट। मैं इसको डॉलर साइन के साथ अगर कर देता हूं तो उससे आप जो है वो अब आपको ये 2489 है, पहली अमाउंट के साथ मैंने डॉलर लगा दिया है। इसका मतलब है कि ये नीचे तमाम अमाउंट जो है वो डॉलर के ही अमाउंट्स के अंदर हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से टोटल के अमाउंट के साथ डॉलर साइन लगा दिया और पहले वाली अमाउंट के साथ डॉलर साइन लगा दिया। और डॉलर साइन मैंने कैसे लगाया है ये मैं आपको दोबारा से भी जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद आवर्स वर्क, इन्होंने कितने आवर्स काम किया है ये इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमें दी गई है। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ वहां से डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर लिया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ सिंपली वो तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने कॉपी कर ली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ओवर टाइम आवर्स कितने बनते हैं इनके। इन्होंने रेगुलर आवर्स हैं 40 और इन्होंने जो काम किया है वो है ये वाले आवर्स हैं जो इन्होंने टोटल काम किया है पूरे वीक के अंदर। तो जब हम लोगों ने ओवर टाइम निकालना है तो 40 जो इनके ये वाले आवर्स हैं उसमें से हम रेगुलर आवर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो ओवर टाइम आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा किया है, आवर्स वर्क माइनस रेगुलर आवर्स 40 हैं। आवर्स वर्क है 40, रेगुलर आवर्स है 40, तो इसलिए ओवर टाइम इसका आ गया 0। इसके आवर्स वर्क है 40 और इसके रेगुलर आवर्स हैं 40, इसका भी आ गया 0। इसके वर्क आवर है 40 और इसके भी रेगुलर आवर्स हैं 40 और इसका भी आ गया वर्क 0। इसके आवर्स वर्क जो हैं वो है 48, इसने 48 घंटे काम किया है। और रेगुलर आवर्स जो बनते हैं वीक के वो बनते हैं जी 40 आवर्स, तो 48 माइनस 40 करेंगे तो ये 8 आवर्स इसका जो है वो क्या आ जाएगा, ओवर टाइम आ जाएगा। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है इस शीट के अंदर। ये शीट बनाने के लिए मैंने एक्सेल का इस्तेमाल किया है और एक्सेल के इस्तेमाल के अंदर मैंने इसका फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला लगाने का भी तरीका मैं आपको समझा देता हूं। आप क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन दबाते हैं, आप उसके जो भी आवर्स वर्क हैं इसको आप लिखेंगे, माइनस आप क्या कर दोगे जो उसके रेगुलर आवर्स हैं, तो रेगुलर आवर्स इसके 40 हैं तो मैं इनके रेगुलर आवर्स 40 यहाँ पे लिख देता हूं। तो इस तरीके से मैं जब करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो 48 आवर्स उसका ओवर टाइम आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को जब मैं सारी जगहों पे कॉपी कर लूंगा तो हर एक के जो है वो ओवर टाइम आवर्स आ जाएंगे। मैं फिर रिपीट किए देता हूं, हमने कहा आवर्स वर्कड हैं और आवर्स वर्क में से हम रेगुलर आवर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओवर टाइम आवर्स आ जाएंगे। ओवर टाइम आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आवर्स वर्क को किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू आवर्स वर्क माइनस जो रेगुलर आवर्स हैं दैट आर 40। जब मैंने इसको किया तो ये मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिकली इसने मुझे आंसर निकाल दिया कि ये किस तरीके से आता है। और जब मैंने इसको कॉपी किया तो इस तरीके से ये मेरे पास हर जगह पे कॉपी आ गया। यहाँ पे भी मैं सेम फॉर्मूला लगा लूंगा या इस तरह से समझ ले कि मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी करूंगा नीचे
तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये भी वही सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, और सेम फॉर्मूला कॉपी होने की वजह से क्या हो जाएगा जी कि इसके ऊपर भी वही वाली चीजें जो हैं वो कैलकुलेशंस में आ जाएंगी। जैसे 42 माइनस 40 करेंगे तो 2 आवर्स आ जाएगा, 42 माइनस 40 करेंगे तो 2 आवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके जो है वो ओवर टाइम आवर्स आ जाएंगे हर एक एम्प्लॉय के। अब हम लोग आर्ली रेट कैसे निकालेंगे, हर एक का आर्ली रेट कैसे निकलेगा? आप सिंपली क्या करोगे, जो उनकी जो 40 आवर्स वीक जो उन्होंने काम किया है और उसमें जो उनकी अर्निंग्स थी या सैलरीज थी, उसको जब आप लोग नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर्ली रेट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू उनकी इस एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स थी 2489, यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है 2489, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा अपने 40 आवर्स के ऊपर जो उनका रेगुलर आवर्स थे, रेगुलर आवर्स के ऊपर मैंने करना है आर्ली रेट निकालने के लिए। ये रेगुलर अर्निंग्स उन्होंने सिर्फ इसीलिए हमें दी हैं ताकि हम लोग आर्ली रेट निकाल सके। जब हम आर्ली रेट निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग ये वाली फिगर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो 2489 को जब आप 40 पे डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो है वो रेट आ जाएगा। आप इसको जो है वो डेसिमल साथ शो करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 2 और 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो आपके पास फिगर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं। तो ये आ गया 62.23। ये 62.23 इस तरीके से आया है कि 2489 इसके टोटल अर्निंग्स थे, ये उसने 40 आवर्स में कमाए। तो उसका जो आर्ली रेट बनता है वो इस तरीके से हमारे पास 62.23 बनता है, जो हम लोगों ने 2489 को 40 पे डिवाइड करके कैलकुलेट किया है। और सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लगाया है और ये तमाम फिगर्स मैंने इसी तरीके से यहाँ पे भी कैलकुलेट की हैं। 2238 को मैंने 40 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 55.95, 700 को मैंने 40 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 17.5, 500 को मैंने 40 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 12.5, 400 को मैंने 40 पे डिवाइड किया तो दैट इज 10, 400 को मैंने 40 पे डिवाइड किया तो दैट इज 10, 380 को मैंने 40 पे डिवाइड किया तो दैट इज 9.5, 300 को मैंने 40 पे डिवाइड किया तो दैट इज 7.5, 300 को फिर मैंने 40 पे डिवाइड किया तो दैट इज 7.5। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, आर्ली रेट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एक एम्प्लॉय अगर एक आवर काम करेगा तो उसके कितने वेजेस बनते हैं या उनकी सैलरीज कितनी बनती हैं। ये हम लोगों ने इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर ली है। अब हम निकालते हैं उसके रेगुलर वेजेस। अब रेगुलर वेजेस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको पिछले वाली एग्जांपल में भी आपको समझाया था, जब हम लोगों ने मैनुअल कैलकुलेशन के साथ अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि रेगुलर अर्निंग्स क्या होती हैं। जो उनके आवर्स वर्क्ड होते हैं उनको जब आप लोग आर्ली रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी रेगुलर अर्निंग्स आ जाती हैं। जो उनके आवर्स वर्क होते हैं उनको आप लोग मल्टीप्लाई करते हो जब आर्ली रेट के साथ, तो उनकी रेगुलर अर्निंग्स आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे इसके आवर्स वर्क थे 40, इसको 62.23 से मल्टीप्लाई किया तो ये बिल्कुल उसी तरीके से 2489 की फिगर आ गई। यही जो सेम फिगर थी वो यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि ये सैलरी पे काम कर रहा है, ये फिक्स्ड सैलरी है, इसलिए हो सकता है इसको आर्ली रेट ना मिल रहा हो, लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन को समझने के लिए तमाम के आर्ली रेट्स कैलकुलेट किए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी आर्ली रेट जो है वो यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो ये इसी तरीके से सेम फिगर आ जाएगी 2489 की, और सेम फिगर यहाँ पे भी आ जाएगी 2238 की, और इसी तरीके से सेम फिगर इसकी भी आ जाएगी 700 की, बिकॉज इसने 40 आवर्स ही काम किया है और हमने रेट भी 40 आवर्स के मुताबिक ही निकाला था, इसलिए इन एम्प्लॉइज की सेम अर्निंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि इसने 48 आवर्स काम किया है और इसका आर्ली रेट बनता है 12.5। जहां पे जिनको मैंने यहाँ पे जिनका कलर चेंज किया है, आप जरा गौर करें इन फिगर्स को। इसने 48 आवर्स काम किया और इसका आर्ली रेट बनता था 12.5। 12.5 को 48 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 600। 48 मल्टीप्लाई बाय 12.5 तो ये आ जाएगा 600। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इज इक्वल टू दिस फिगर 48 आवर्स मल्टीप्लाई बाय
ये वाली जो फिगर है 12.5 वाली रेट की, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली इसने उसकी जो रेगुलर अर्निंग्स थी वो हमें कैलकुलेट करके बता दी। और जब मैंने इसी फॉर्मूला को सारी जगहों पे कॉपी कर दिया तो इसी तरीके से इसने तमाम एम्प्लॉइज की भी अर्निंग्स जो है वो कैलकुलेट कर दी। और यहाँ पे मैंने ये वाली कैलकुलेशन इस तरीके से शो की हुई है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन किए देता हूँ। इसके रेगुलर आवर्स थे 48 और इसका आर्ली रेट था 12.5, तो ये 600 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ये आ गया 46, इसका 10 से मल्टीप्लाई किया तो 460 आ गया। ये 44, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 440 आ गया। 42 मल्टीप्लाई बाय 9.5 किया तो 399 आ गया। 42 मल्टीप्लाई बाय 7.5 किया तो 315 आ गया। और एक्सेल में हम इसको कैसे करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएं, 42 जो इसका कॉलम था रेगुलर वर्क आर, इसको सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, फिर इसका जो आर्ली रेट वाला कॉलम था उसमें से इसका आर्ली रेट को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी, ये कैलकुलेशन आ जाएगी। और जब आप लोग इसके ऊपर आप करोगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। इसको जब आप लोग लेफ्ट क्लिक करके दबा के रखेंगे तो फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या सिंपली आप इसको कंट्रोल सी करें और यहाँ पे आप लाके एंटर कर देंगे तो तभी भी आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में भी कैलकुलेशंस करना सीख सकते हैं। आप मैनुअली भी करना सीख सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं और आप इसकी एक्सेल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में कैलकुलेशन करेंगे तो कोर्स आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपकी वो तमाम मल्टीप्लिकेशन वो वाली सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर खुद ब खुद हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे इसका एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इनके साथ जो है वो टोटल वालों के साथ डॉलर का साइन लगा दिया है। ओके, होप सो कि आप लोग जो है वो इन तमाम कैलकुलेशन को समझ के होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने रेगुलर अर्निंग्स किस तरीके से कैलकुलेट की हैं। हमने आवर्स वर्क को मल्टीप्लाई किया है उनके आर्ली रेट के साथ जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो रेगुलर अर्निंग्स आ गई। और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो ओवर टाइम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखते हैं। ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल उसी रेट्स को, आर्ली रेट जो कैलकुलेट किया था उसको यूज करेंगे, और जो ओवर टाइम हमने आवर्स कैलकुलेट किए थे इन दोनों को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम निकालेंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी जब आप लोगों को ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट करने की कैलकुलेशन बताई थी तो आप लोग उसको अगर रिवाइज कर लेते हैं या आप उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैं दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है कि जो हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं फ्रॉम रेगुलर रेट उसको हम लोग ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। हमने जब रेगुलर अर्निंग्स कैलकुलेट की थी तो आप जरा गौर करें, ये हमने 48 आवर्स, 46 आवर्स, 44, 42, 42 और 42 को रेगुलर रेट से मल्टीप्लाई करके रेगुलर अर्निंग्स निकाली थी। मीन जो हम लोगों ने उसने एक्स्ट्रा आवर्स काम किया था उसको जब रेगुलर रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उनकी रेगुलर अर्निंग्स बन गई। तो इसलिए हम लोग उनको रेगुलर अर्निंग्स में शामिल कर देते हैं, रेगुलर रेट के साथ उनके ओवर टाइम को भी। लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम क्या है, बेसिकली हमारे क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ओवर टाइम इज बेसिकली फॉर एम्प्लॉय द कंपनी पेज टाइम एंड अ हाफ फॉर ओवर टाइम फॉर ऑल एम्प्लॉइज बिलो द सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल से नीचे जितने भी लोग हैं उनको वो टाइम्स एंड हाफ मीन 1.5 गुना वो अब क्या करते हैं, ओवर टाइम पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर रेट तो या जो रेगुलर थी वो तो थी 1, जो रेगुलर होती है वो होती है 1, और उसके ऊपर जितना भी दोगे वो उसका एक्स्ट्रा होता है, उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो ओवर टाइम प्रीमियम बेसिकली उनका क्या होगा, जो हाफ एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उनका ओवर टाइम प्रीमियम होगा। तो हम लोग जब हाफ उसका एक्स्ट्रा पे करेंगे वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये मैंने समझाने की कोशिश की है। अब जरा देखें कि चूंकि इनका ओवर टाइम तो 0 था इसलिए इनका तो 0 0 0 ही आ जाएगा, इनके ऊपर कोई भी जो है वो कैलकुलेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ के ऊपर तो इज इक्वल टू अगर मैं करता हूं तो ये इनके ओवर टाइम आवर्स थे। ओवर टाइम आवर्स को आप सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाले सेल को, मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग इसका जो है वो ओवर टाइम रेट को, ये जो उनका आर्ली रेट है ये आर्ली रेट है, लेकिन ये आर्ली रेट फुल नहीं लेना, प्रीमियम कितना है इसमें से हाफ, तो मल्टीप्लाई बाय
50% आप कर दोगे, इसको 50% आप इसका क्या करेंगे, आप ओवर टाइम प्रीमियम अदा कर रहे हो। मीन रेगुलर रेट जो है वो हम लोगों ने रेगुलर अर्निंग्स के अंदर शामिल कर दिया था, रेगुलर रेट हमने रेगुलर अर्निंग्स के अंदर शामिल कर दिया था, जो रेगुलर अर्निंग्स के अंदर, लेकिन जो ओवर टाइम होगा वो हम लोग क्या करेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम उनका हाफ ज्यादा वो पे कर रहे हैं, तो जो ज्यादा पे कर रहे हैं सिर्फ हम लोग वो यहाँ पे प्रीमियम के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे। और जब मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू जो आरली उनके आर्स वर्क है, सो जो ओवर टाइम वर्क है मल्टीप्लाई बाय जो उनका आरली रेट है मल्टीप्लाई बाय आप क्या करते हो, इसको जो है वो 50% से आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, मीन हाफ उसका कर देते हो, तो ये आपके पास ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है। अब इसी फॉर्मूला को मैं सारी जगह के ऊपर कैलकुलेट कर लूंगा, कॉपी कर दूंगा, तो ये मेरे पास हर जगह के ऊपर जो है वो यही वाली अमाउंट जो है वो मेरे पास नजर आ जाएंगी। अब मैं दोबारा से आप लोगों को ये तमाम चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि जो जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये वाली सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको फिर दोबारा से समझा सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है जी, कि हम लोगों ने इसने 0 आवर्स वर्क किया था और इसका आर्ली रेट बनता था 17.5। जब आप 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। और इसी लिहाज से जब आप लोग यहाँ पे इस एम्प्लॉय को देखते हैं तो इसने 8 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा काम किया, मीन ओवर टाइम लगाया, और इसका जो ओवर टाइम रेट बनता था वो था 12.5। इसको जब आप हाफ कर लोगे तो वो क्या बनेगा, ये बन जाता है जी 5.75। तो मीन मैंने क्या किया कि इसको क्या किया, 8 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय हाफ मीन 50%। तो मैंने 8 मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट मल्टीप्लाई बाय 50% किया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 50 की फिगर कैलकुलेट हो गई। तो ये मैंने फिगर कैसे कैलकुलेट की है, ये मैंने ओवर टाइम आवर्स को मल्टीप्लाई किया है आर्ली रेट के साथ और उसका 50% कर दिया है, मीन उसका हाफ कर दिया है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। तो इस तरीके से भी आपका आ जाएगा। मैं इसको 50% की बजाय डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो तभी भी मेरे पास जो है वो यही वाली फिगर आ जाएगी, is equal to 8 multiply by rate divided by 2 करूंगा तो भी आप मेरे पास जो वही वाली फिगर 50 की फिगर आ जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट किए देता हूं, ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्या है, रेट को हाफ करना है, रेट को आप लोगों ने हाफ करना है। जब आप रेट को हाफ करोगे, G7 वाले कॉलम को मैंने क्या किया है, हाफ कर दिया है, तो तब मेरे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो ओवर टाइम प्रीमियम आएगी। ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि हम जो एक्स्ट्रा अदा कर रहे हैं उनको रेगुलर रेट से जो हम ज्यादा पे कर रहे हैं, तो हम रेगुलर रेट से उनको हाफ ज्यादा पे कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। और सेम कैलकुलेशन मैंने जब यहाँ पे इस फी फॉर्मूला को कॉपी किया तो ये मेरे पास सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी जो है वो रिपीट हो गई है। और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 30 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 डिवाइडेड बाय 2 30। 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ, 10 का हाफ करोगे 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 20। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 9.5 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा और 9.5 उसी तरीके से आ जाएगा। और इसी लिहाज से जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। इस लिहाज से हम लोग जो है वो ये तमाम कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं ओवर टाइम प्रीमियम की। और होप्स हो कि आप लोग जो है वो कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो समझ गए होंगे और आप लोग जो है वो इसको अब उस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आप लोग इसको एक्सेल के अंदर कैलकुलेट कर लें, चाहे आप लोग इसको जो है वो मैनुअल कैलकुलेशंस कर लें। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में जाहिर है मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं और उन सब की मैनुअल कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग कोई ना कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और एक्सेल का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बीइंग
एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल या अकाउंटिंग स्टूडेंट, आपको एक्सेल का इस्तेमाल जो है वो आना चाहिए। और ये तमाम कैलकुलेशन जो है वो अगर आप एक्सेल में करेंगे और या एक्सेल में करना सीख जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही वाली जो मैंने कैलकुलेशन आपको एक्सेल के अंदर किस तरीके से करते हैं ये समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद आ जाती है जी टोटल अर्निंग्स। जब हम लोग रेगुलर अर्निंग्स और ओवर टाइम के कॉलम्स दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। इस इक्वल टू का साइन दबाएं, दिस वाला कॉलम जो आपका रेगुलर अर्निंग्स का कॉलम है प्लस इसके अंदर ये वाला कॉलम ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है वो ये रेगुलर अर्निंग्स आ जाएंगी, सॉरी टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। ये मैंने क्या किया है, रेगुलर अर्निंग्स प्लस ओवर टाइम दोनों को प्लस किया तो ये मेरे पास जो है वो टोटल अर्निंग्स का ये वाला कॉलम बन गया, ये वाली फिगर आ गई। इसके ऊपर मैं एक तो ये तरीका है जो अभी मैंने आपको समझाया है, इस इक्वल टू का साइन दबाएं, दिस प्लस दिस कर देंगे तो तभी भी आपका ये वाला जवाब आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप कर्सर लेके जाएं, ये ऊपर वाला एक फॉर्मूला है जो सम का फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं ऑटो सम। ये वाला सम का साइन दबाएं और इसने ये पूरे का पूरा सिलेक्ट कर लिया है। हमने ये पूरा सिलेक्ट नहीं करना, हमने सिर्फ ये दो कॉलम सिलेक्ट करने हैं। ये दो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, आप एंटर दबा देंगे तो वही वाली सेम फिगर यहाँ पे फिर कैलकुलेट हो जाएगी। और इस वाले फॉर्मूला को जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा इस डॉट के ऊपर, ये प्लस का साइन बन जाएगा और मैं लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को दबा के जब इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरे पास सारे का सारा जो है वो कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये मेरे पास टोटल कॉलम जो है वो कॉपी हो गया। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूं। अब मैं इनके साथ जो है वो डॉलर का साइन खत्म कर देता हूं और मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूं ताकि मेरी स्पेस जो है वो मैनेज हो जाए। मैंने पहले वाले के साथ सिर्फ डॉलर का साइन लगाया है, बाकी सब के साथ मैंने डॉलर का साइन नहीं लगाया है। और ये मैं फॉर्मेट जो है वो सारे कलर जो है वो उसी तरीके से चेंज कर देता हूं और इसी का भी कलर जो है वो मैं उसी लिहाज से कर देता हूँ ताकि एक सिमेट्री रहे, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि ये कौन सी कैलकुलेशन हम किस तरीके से किस एम्प्लॉय की कर रहे हैं। ओके, अब मैंने ये एक्सेल में किस तरीके से फॉर्मूला लगा के आपका सम कर सकते हैं ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे 2489 प्लस 0 ये आ जाएगा, 2238 प्लस 0 ये आ जाएगा और उसके बाद जो है वो 700 plus 0 700, 600 plus 50 650, 460 plus 30 490, 440 plus 20 460, 399 plus 9.5 408.5 और 315 plus 7.5 322.5, 315 plus 7.5 322.5 और इसी लिहाज से हमारे पास ये वाला टोटल आ गया इस कॉलम का जो हम लोगों ने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है कि ये कॉलम जो है वो इसका टोटल इस तरीके से आ जाता है जी 8080.5। ये हमारे पास जो है वो टोटल इसका टोटल अर्निंग्स आ गई हमारे इस वीक के अंदर। तो ये हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखने की कोशिश की है कि ओवर टाइम प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्लस इसको सम करके रेगुलर अर्निंग्स को और ओवर टाइम प्रीमियम को हम लोग टोटल अर्निंग्स जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे टोटल अर्निंग टिल 39th वीक। 39th वीक तक उनकी जो अर्निंग्स थी वो हम लोगों को क्वेश्चन में हमारे गिवन है। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें बता दिया गया है कि हमारे जो 39th वीक तक हर एक एम्प्लॉय ने कितनी कितनी अर्निंग्स की हुई थी वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर दिया हुआ है वो तमाम जो भी यहाँ पे हमारे पास गिवन थी, ये वाली सारी चीजें जो है वो मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये तमाम फिगर्स हमें गिवन थी, हमें दी गई थी। ये जब आप लोग क्वेश्चन के अंदर टेबल पे जाते हैं तो आप जरा गौर करें कि यहाँ पे उसने हमें जो 39th वीक तक की अर्निंग्स थी वो हमें बता दी हुई हैं। ये 1,09,560 है, 99,500 है, 27,300, 19,820, 17,200, 16,600, 15,200, 7,800 and 6,600। तो ये तमाम फिगर्स मैंने क्या की हैं हर एम्प्लॉय के सामने उसी तरीके से कॉपी कर ली हैं। 109,560, 99,500। अब ये मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग टोटल अर्निंग्स टिल 40th वीक कैलकुलेट करेंगे। 40th वीक तक कैलकुलेट करने के लिए 39th वीक तक इतनी अर्निंग्स थी
और 40th वीक में उन्होंने ये अर्निंग्स कमाई है जो हम लोगों ने अभी इस वीक की कैलकुलेशन की है। तो जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40th वीक तक की अर्निंग आ जाएगी। तो मैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूं, इज इक्वल टू ये वाली फिगर जो 39th वीक वाली थी प्लस इसमें आप कर दोगे टोटल अर्निंग्स जो कि हम लोगों ने 40th वीक की निकाली है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो टोटल अर्निंग्स टिल 40th वीक आ जाएगी। ये 40th वीक अर्निंग है, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे 40th वीक 40th वीक टोटल अर्निंग्स जो है वो हमें ये है, हमें गिवन है, सॉरी हमने कैलकुलेट की है, और जो 39th वीक तक की अर्निंग थी वो हमें गिवन थी। और इसी को इन दोनों कॉलम्स को हमने सम जब किया, मैं इसको सम का फॉर्मूला लगा के आपको समझाता हूं, इन दोनों को जब हम लोगों ने सम किया इन दोनों कॉलम्स को, तो आप क्या कर सकते हो, इसका ये वाली कैलकुलेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं इसको भी डॉलर साइन लगा देता हूं और बाकी सारी फिगर जो है उसी तरीके से हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, 40th वीक तक उनकी अर्निंग्स बन जाएगी कि ये कितनी अर्निंग्स है उनकी। फिर उसके बाद हम लोगों ने निकालना है कि उनकी FICA टैक्सेबल अर्निंग्स कितनी है, मीन जिनके ऊपर FICA टैक्स एप्लीकेबल होगा वो हमारी अर्निंग्स कितनी है, क्योंकि हम सारी अर्निंग्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, हमें एक लिमिट दी गई है, हम इस लिमिट के मुताबिक ही टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी जब आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए थे उसमें बताया था कि FICA टैक्स एप्लीकेबल इज फर्स्ट 100,000, पहले 1 लाख के ऊपर जो है वो ये FICA टैक्स लगता है, इसके बाद वाली जितनी भी अमाउंट होती है उसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं होता, बिकॉज दिस इज एन अमेरिकन बुक। और अमेरिकन बुक के मुताबिक क्या है, उन्होंने हमें टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो हमें बता दी हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइजेस के शुरू के अंदर जब आप चैप्टर की एक्सरसाइजेस देखेंगे तो उसके शुरू के अंदर आप लोगों को वो तमाम टैक्स रेट्स जो हैं वो बता दिए गए हैं और उन्हीं को यूज करके आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो यही बेसिकली हम डिडक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और डिडक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को टैक्सेबल अर्निंग्स पहले निकालनी है। तो इस लिहाज से हमने कहा जी टोटल अर्निंग्स उनकी 40th वीक तक इतनी थी और उनके ऊपर कितने के ऊपर टैक्स लगेगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे उसने कहा जी 39th वीक तक की 1,09,560, इसका मतलब है ये 1 लाख से पहले ही एक्सीड कर चुका हुआ है। जब ये 1 लाख से एक्सीड कर चुका हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका किसी भी अर्निंग के ऊपर जो है वो टैक्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि FICA टैक्स लगता है सिर्फ पहले 1 लाख के ऊपर। जब 1 लाख से ज्यादा आपकी अर्निंग्स हो जाती है तो फिर आपका ये वाला टैक्स लगना बंद हो जाता है, ये फिर आपका टैक्स कोई नहीं लगेगा। तो इसलिए इस एम्प्लॉय के लिए जो FICA टैक्सेबल अर्निंग्स होंगी वो 0 है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 लाख से 39th वीक में एक्सीड कर चुका हुआ था और ये ऑलरेडी 1,12,000 चला गया है, इसलिए इसका किसी भी जगह पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं दूसरे एम्प्लॉय की। इसमें देखें इसने 39th वीक तक कमाए हुए थे 99,500। 99,500 ये बेसिकली उसने क्या किया था कि 39th वीक तक उसने 99,500 कमाए थे और इसका टैक्स लगना है सिर्फ पहले 1 लाख तक की अमाउंट के ऊपर। तो इसका 1 लाख होने में सिर्फ कितनी अमाउंट है, 500 की अमाउंट बनती है। तो ये सिर्फ इसका जो टैक्स लगेगा सिर्फ 500 के ऊपर लगेगा, सारे 2,238 के ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ पहले 1 लाख के ऊपर टैक्स लगाना है, इसके बाद जितनी मर्जी उसकी इनकम हो जाए हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। FICA टैक्स जो है वो उसकी स्लैब ये कहती है, या उसका जो रूल है, या उसका जो आप समझ लें कि उसकी पॉलिसी है, जो अनाउंसमेंट है उसकी टैक्स रेट की, वो हमें इस तरीके से बताई गई है हमारी बुक के अंदर। ये इसी तरीके से अप्लाई होगा हर क्वेश्चन के अंदर। 1 लाख तक की तनख्वाह के ऊपर उसका FICA टैक्स लगेगा, इसके ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब आप जरा गौर करें, इसने 1 लाख
पहले ही कमा लिया हुआ था, इसलिए इसका पिछले वीक में ही क्या हो गया था, टैक्स लगना बंद हो गया था, इसलिए इस वीक में भी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका इस पिछले वीक तक 99,500 की अर्निंग्स थी और इसको 1 लाख होने में सिर्फ 500 की अमाउंट बचती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 500 की अमाउंट के ऊपर इसका जो है वो टैक्स लगेगा, क्योंकि 99,500 से 1 लाख होने में सिर्फ 500 की अमाउंट होती है और वो 500 के ऊपर इसका टैक्स लगेगा, ना कि 2238 के ऊपर इसका टैक्स लगेगा। ये 2238 के ऊपर इसका टैक्स नहीं लगना पूरी अमाउंट के ऊपर, इसके ऊपर तो लगना ही नहीं है क्योंकि ये 1 लाख से पहले ही एक्सीड कर गया है। इसके ऊपर जो है वो 1 लाख से कम है, लेकिन जितना कम है सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब इन एम्प्लॉय को देखिए जरा, ये 27,300 की अमाउंट थी और ये 1 लाख में बहुत अभी उसकी गुंजाइश है, तो इसलिए इसने जितने भी इस वीक में कमाए हैं इन सब के ऊपर जो है वो इसका टैक्स लग जाएगा। तो ये हमने कहा जी इसका 700 के ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसका 19,820 था, इसका भी 650 की अर्निंग्स थी और जब ये करेगा तो ये भी 1 लाख से क्या है, अभी बहुत कम है। ये देखिए ये 1 लाख से एक्सीड कर गया है, इसलिए 1 लाख से जब एक्सीड कर जाएगा तो जो जितनी अमाउंट उसकी 1 लाख बनने में लगेगी सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा और उसके बाद जो 1,738 की जो अमाउंट है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 1 लाख तक वाली अमाउंट के ऊपर लगेगा। और 1 लाख तक वाली अमाउंट बनने के लिए सिर्फ 500 की अमाउंट चाहिए है, इसलिए 500 के ऊपर टैक्स लगेगा। अब ये चूंकि सारे के सारे इंप्लॉइज जो है वो 1 लाख से बहुत नीचे हैं, तो इसलिए इन सब के ऊपर जो है वो इसी तरीके से तमाम इनकी अर्निंग्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा, जो उन्होंने 40th वीक के अंदर जो है वो ये अर्निंग की थी। इसने 700 कमाए थे, इसका 700 पे टैक्स लगेगा, इसने 650 कमाए, इसके 650 पे टैक्स लगेगा, 490 कमाई, इसके 490 पे टैक्स लगेगा, 460 पे टैक्स लगेगा, 408.5 पे टैक्स लगेगा, 322.5 इसका 322.5 पे टैक्स लगेगा, 322.5 पे टैक्स लगेगा। तो ये बेसिकली क्या है, टैक्सेबल अर्निंग्स आ गई कि जो हम लोगों ने जो FICA एप्लीकेबल टैक्सेबल अर्निंग्स है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी FICA टैक्स 8% होता है, जो उसका रेट हमें गिवन है हमारी बुक के अंदर, वही हम रेट अप्लाई करेंगे। तो 0 का 8% 0, 500 का 8% 40, 700 का 8% 56, 650 का 8% 52, 490 का 8% 3.39.2, 460 का 8% 36.8, 408.5 का 8% 32.68, 322.5 का 8% 25.8, 322.5 का 8% 25.8। तो इस तरीके से हम लोग जो है उसका FICA टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन की है और फॉर्मूला मैंने क्या लगाया है, इज इक्वल टू जो टैक्सेबल अर्निंग्स है मल्टीप्लाई बाय 8%। आप 8% के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो ऑटोमेटिकली ये वाली कैलकुलेशन हो जाएगी बाय यूजिंग एक्सेल। और इसी तरीके से मैंने ये तमाम के ऊपर जो है ये फिगर्स का कैलकुलेशन कर ली है, यही वाला फॉर्मूला लगा के आप भी इसी तरीके से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके एक्सेल के अंदर है ये वाली सारी कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग जो है उसकी उसी तरीके से मेंटेन कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से मेरी सारी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई थी, इसलिए मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए क्या किया है कि इसके ऊपर उसी तरीके से फॉर्मेटिंग का फॉर्मेट पेंटर को लेके मैं क्या कर रहा हूं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा हूं। उसका तरीका सिंपल है कि आप किसी भी सेल के ऊपर जिसकी फॉर्मेटिंग आपने दूसरी जगह के ऊपर कॉपी करनी है आप वहां पे करें, इस वाले बटन को दबाएं तो ये आप देखें कि ये वाला सेल जो है वो आपका डॉटेड लाइन बन जाएगा और ये वाला ब्रश जो है वो आपका कर्सर के साथ नजर आ जाएगा और जिस सेल के ऊपर आप इसको करोगे तो आप उसका फॉर्मेट भी उसी तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से FICA टैक्स जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग दीज कैलकुलेशन। फिर उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स की फिगर हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इनकम टैक्स जो है वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, कोई परसेंटेज नहीं दी हुई है, हमने सिंपल क्या करना है कैलकुलेशन उसकी वही वाली यूज कर लेनी है जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने हर एक एम्प्लॉय के सामने उसका इनकम टैक्स की अमाउंट जो है वो यहाँ पे नोट कर ली है और इसी लिहाज से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डॉलर साइन कर देता हूँ और इसी तरीके से ये वाली अमाउंट्स भी डॉलर साइन में बनती है, क्योंकि ये जीरो है इसलिए रहने दें इसको। और ये भी बेसिकली क्या है कि एक
डॉलर साइन में इसको भी कन्वर्ट कर देता हूं। अच्छा, अब ये टोटल डिडक्शंस हमने कैसे कैलकुलेट की हैं? FICA टैक्स और ये वाली जो अमाउंट है, इन दोनों को मैं टोटल करूंगा तो ये मेरे पास टोटल डिडक्शंस आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगा लिया है, मैंने इन दोनों सेल्स को आपस में प्लस कर दिया है। मैं प्लस के साइन के साथ भी कर सकता हूँ, और सम का फॉर्मूला लगा के जैसे मैंने इन दोनों फिगर्स को टोटल करना है तो इन दोनों को मैं सम कर लूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से ये वाली फिगर भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं टोटल डिडक्शन जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, FICA टैक्स जो 8% कैलकुलेट किया था और जो इनकम टैक्स मुझे गिवन था, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास टोटल डिडक्शंस का कॉलम बन गया। अब आ जाता है जी नेट अर्निंग्स। हमने 40th वीक में जो अर्निंग्स की थी उसमें से जब हम लोग टोटल डिडक्शंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट अर्निंग्स आ जाएंगी। इस वीक के अंदर हम लोगों ने जो अर्निंग्स की थी, जिन जिन एम्प्लॉइज ने जो जो अर्निंग्स की थी, उनमें से जब हम लोग इस वीक की टोटल डिडक्शन जो है वो आप माइनस करोगे तो आपके पास नेट अर्निंग्स ऑफ द वीक आ जाएंगी इस वीक में, क्योंकि हमने इस वीक की एंट्रीज करनी है। पिछले वाले वीक्स की तो एंट्रीज पहले ही हो गई थी। बेसिकली क्या है कि हमने ये वाली जो कैलकुलेशंस की है ना जी, ये बेसिकली ये हमने इसलिए की है ताकि हम FICA टैक्स कैलकुलेट कर सके, क्योंकि FICA टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 39th वीक की भी अर्निंग चाहिए, फिर इस वीक की अर्निंग ऐड करके 40th वीक की अर्निंग चाहिए, फिर हमें टैक्सेबल अर्निंग चाहिए ताकि हम लोग FICA टैक्स कैलकुलेट कर सके। अब जब आपने नेट अर्निंग्स निकालनी है तो 40th वीक की अर्निंग्स में से टोटल डिडक्शन जब आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो नेट अर्निंग्स आ जाएगी। जब मैं इस कॉलम में से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली अर्निंग्स आ जाएगी, टोटल नेट अर्निंग्स आ जाएगी। 40th वीक की टोटल जो अर्निंग्स हैं 2489, इसमें से 488 को जब मैं माइनस करूंगा तो 2001 आ जाएगा। 2238 में से जब 442 माइनस करूंगा तो 1796 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इन तमाम कैलकुलेशंस को क्या कर सकता हूं, और एक्सेल को यूज करके मैं किस तरीके से कर सकता हूं, एक्सेल को यूज करके मैंने बेसिकली सिंपली क्या किया है, इज इक्वल टू का साइन लगाया, ये वाली फिगर में से माइनस कर दिया ये वाली फिगर, जो मैं कैलकुलेशन मैनुअल में करना चाह रहा हूं वही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये वाली तमाम कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगी। और ये तमाम चीजें जो है वो मैं इस तरीके से नेट अर्निंग्स कैलकुलेट कर सकता हूं। होप सो कि आप लोग जो है वो इसकी जो पेरोल वर्कशीट की प्रिपरेशन है और उसके जो तमाम कॉलम्स हैं वो आप समझ के होंगे, और उनको यूज करके हम लोग जो है वो फर्दर एंट्रीज जो है वो करना सीखेंगे। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग: payroll for the week, payment of the payroll, distribution of the payroll costs, or assume the overtime premium is charged to all jobs worked on during the period। all jobs को हम लोगों ने चार्ज करना है ओवरटाइम प्रीमियम। मैं दोनों तरीकों से आप लोगों को दोनों जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम तमाम जॉब्स को करते हैं या हम लोग अगर स्पेसिफिक जॉब को करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर एम्प्लॉयर पेरोल टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। Company carries a disability insurance policy for the employee at a cost of 15 per week for each employee। 15 पर वीक पर एम्प्लॉई जो है वो एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी देते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनानी है। ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अब इन जर्नल एंट्रीज को कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं उसी टेबल को ही यूज करूंगा इन जर्नल एंट्रीज को करने के लिए। आप देखें जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 2 में पार्ट ए था। पार्ट में हमने अक्रूड पेरोल या पेरोल की रिकॉर्ड करने की एंट्री करनी है, रिकॉर्डिंग द पेरोल। तो पेरोल रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग जो अकाउंट यूज करते हैं दैट इज पेरोल अकाउंट। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया है, और मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की थी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, तो उसके लिए उसमें भी आपको एंट्रीज की सारा स्ट्रक्चर आपको समझाया हुआ है, आप वहां से भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं। सो पेरोल अकाउंट इज डेबिट, और इसमें जो डेबिट में अमाउंट लिखेंगे तो वो बेसिकली जो आपने बेटे 40th वीक में टोटल अर्निंग्स की थी, जो आपने इस वीक में अर्निंग्स की हैं पूरे एम्प्लॉइज ने, उन सब को जब आप लोग टोटल कर लोगे, जो कि यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही है अमाउंट
80.50, 80.50, इस अमाउंट को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो है वो एंटर कर दोगे, या आप यहाँ पे लिख लोगे, या फिर आप लोग रेफर कर सकते हो। तो रेफर करने का तरीका क्या है, इज इक्वल टू का साइन दबाएं और ये वाली अमाउंट जो है वो आप उसके ऊपर कर्सर ले जाएं, और इस तरीके से ये वाली जो है वो ये सेल जो है वो ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, और जब मैं एंटर करूंगा जिसका मतलब है कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रेफर हो गया है, और जब मैं यहाँ पे भी कोई भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली फिगर भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये लिंक कर दिया है उस सेल को उस सेल के साथ। तो इस तरीके से मेरा ये वाला कॉलम जो है वो एक्सेल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि ये मैंने, आप देखें जरा गौर से, ये तमाम नीचे जो है वो ऑटोमेटिकली ये सारा शीट बन गई हुई है, ये मुझे दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद हम लोग इसकी टैक्स लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो FICA टैक्स लाइबिलिटी थी, फिर इनकम टैक्स लाइबिलिटी थी, तो इन दोनों को FICA टैक्स पेएबल और इनकम टैक्स पेएबल हम लोगों ने क्रेडिट किया। और तीसरी वेजेस पेएबल की हम एंट्री करते हैं, हम अक्रू करते हैं वेजेस को, क्योंकि 30th को आप लोग अगर जो वीक, जिस वीक में आप लोग बना रहे हो वेजेस, उसको आप लोग पे नेक्स्ट वीक में करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर इसकी एक लाइबिलिटी बनाते हैं, और लाइबिलिटी को आप लोग जो है वो अगले वीक में पे करेंगे। अब इनकी फिगर्स कहां से आएंगी, जो मैंने यहाँ पे फिगर्स कैलकुलेट की हैं वही वाली सेम फिगर मैं वहां पे रेफर कर दूंगा। जैसे ये वाली फिगर जो है वो FICA टैक्स पेएबल की है, ये वाली जो है वो मैं वहां पे रेफर कर दूंगा, इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा और इसको यहाँ पे रेफर कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाली फिगर वहां पे कॉपी हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो इनकम टैक्स वाली फिगर जो है वो यहाँ पे रेफर कर दूंगा, इज इक्वल टू, मैं इनकम टैक्स को वहां पे रेफर करूंगा तो 1750 इनकम टैक्स की फिगर आ जाएगी। और जो लाइबिलिटी बनती है वो है 6022 की, तो इसको मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू का साइन दबा के इसको वहां पे रेफर कर दूंगा, तो ये 6022 वहां पे आ जाएगा। और इसको बेसिकली क्या है कि कॉलम को थोड़ी सी विड्थ को मैं बढ़ाऊंगा, और इसके जो डेसिमल प्लेसेस को आप चेंज करेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो क्या है कि ये फिगर दी हुई है। तो ये भी आपकी जो है वो बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो फिगर आपकी हो जाएगी, ये 6022.22। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो पे रोल की एंट्री कर सकते हैं। बी एंट्री में उन्होंने पूछा जी पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस आप कैसे करोगे, आप लोग जो है वो वही वाली जो आपने वेजेस पेएबल की अमाउंट थी जो आपने बेसिकली यहाँ पे क्रेडिट की थी, आप उसी को वेजेस और पेएबल को आप डेबिट कर दोगे, और उसके साथ जो है वो आपने कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है जो आपने इसको पेमेंट कर दिया है। तो जो पहली एंट्री में हम लोगों ने वेजेस पेएबल की अमाउंट को क्रेडिट किया था उसको हम लोग नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देंगे और कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये वाली एंट्री जो है वो हो जाएगी। और आप इसकी अमाउंट को भी इसी तरीके से रेफर कर सकते हैं, इज इक्वल टू का साइन दबा के ये वाली अमाउंट आप यहाँ पे रेफर कर दें, और इसी तरीके से ये वाली अमाउंट भी आप इज इक्वल टू आप ये वाली अमाउंट यहाँ पे रेफर कर दें। तो इस तरीके से आपकी ये वाली अमाउंट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद जो है वो हमारे पास सी एंट्री है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस के लिए दो हमारे पास लॉजिक्स चलती हैं कि हम लोग अगर तमाम की तमाम जॉब्स को ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज करें, और या फिर हम लोग स्पेसिफिक जॉब को ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज करें। अगर हम लोग तमाम जॉब्स को चार्ज करते हैं तो डेबिट टू FOH करेंगे, और अगर हम स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करते हैं तो हम लोग वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं। तो ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैंने किस तरीके से इसकी एंट्री की है। जब आप लोग ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं तो हमें बेसिकली वर्क इन प्रोसेस को कितनी अर्निंग्स चार्ज करनी है, FOH को कितनी चार्ज करनी है, और तीसरा एडमन सैलरीज भी चूंकि यहाँ पे मौजूद हैं तो हम एडमन को कितनी चार्ज करेंगे। तो बेसिकली जो शुरू में हमारे पास एक कॉलम था ये वाला क्लासिफिकेशन का, इस एंट्री को करते हुए ये वाला कॉलम जो है वो हमें मदद देगा कि हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो आप जरा गौर करें कि हमने ये कहा कि ये वाले जो 4 एम्प्लॉइज थे, ये चारों एम्प्लॉइज डायरेक्ट लेबर में आते थे, और इनकी जो अर्निंग्स थी रेगुलर अर्निंग्स, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉइज की जो रेगुलर अर्निंग्स थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है 600, 460, 440 एंड 399। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर भी ये वाली एंट्री करने की समझाने की कोशिश की थी, और उसमें भी हम लोगों ने इसी तरीके से कैलकुलेट की थी कि उनकी रेगुलर अर्निंग्स है।
अब इसके बाद हमने ओवर टाइम इसको वर्क इन प्रोसेस को चार्ज नहीं करना, क्योंकि ओवर टाइम प्रीमियम हम लोगों ने जब ऑल जॉब्स की बात करते हैं तो हमने FOH को चार्ज करना होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ओवर टाइम की कोई भी फिगर नहीं लिखी है, तो इसलिए इनकी जो टोटल अर्निंग्स आएगी वही टोटल अर्निंग्स हैं, और ये वाली अमाउंट है वो हम लोग वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो टोटल अर्निंग्स बनती थी 8080.5, उनमें से वर्क इन प्रोसेस को कितनी जाएंगी, FOH को कितनी जाएंगी, और एडमन सैलरीज को कितनी चार्ज की जाएंगी, ये हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने पहली एंट्री की थी उसमें जो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को पेरोल के अकाउंट को डेबिट किया था, वो इस एंट्री के अंदर उस वेरी पेरोल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, और उसके अगेंस्ट में डेबिट किन को करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे, और एडमन सैलरीज को डेबिट करेंगे। अब वर्क इन प्रोसेस को कितनी अमाउंट से डेबिट करना है, तो उसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नीचे शो की हुई है कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉइज की रेगुलर अर्निंग्स होंगी सिर्फ वही क्या जाएंगी, वर्क इन प्रोसेस को चार्ज की जाएंगी, क्योंकि वो डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं और डायरेक्ट एम्प्लॉइज की अर्निंग्स होती हैं वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज की जाती हैं। जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज होती हैं वो FOH को चार्ज की जाती हैं। और जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो चूंकि हमारी लॉजिक यहाँ पे ऑल जॉब्स वाली है, तो इसलिए वो भी हम लोग स्पेसिफिक जो है वो ओवरहेड को चार्ज कर देंगे, FOH को चार्ज कर देंगे। सो हमने रेगुलर अर्निंग्स जो थी डायरेक्ट एम्प्लॉइज की, उनको हम लोगों ने 1899 जो बनती थी 1899, वो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को चार्ज किया। तो इज इक्वल टू का साइन दबा के ये वाली फिगर जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है, मैंने सिंपली क्या किया है, उन वाली फिगर्स को नीचे यहाँ पे मैंने रेफर कर दिया है और उन्हीं की रेफरेंस को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हुआ है, इसी तरीके से टोटल कर लिया हुआ है। इज इक्वल टू दबा के मैंने क्या किया हुआ है, इन वाले को, ये वाले जो अमाउंट है इसको रेफर कर दिया है उधर 600 को भी, और फिर उसी तरीके से 400, 440 एंड 399, और यही वाली इनकी टोटल बनती है, और इनका टोटल 1899 बनता है, और यही मैंने अमाउंट यहाँ पे रेफर कर दी है। अब FOH की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फेरोली, ट्रेबी और वेब ये 3 इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज थे। आप जरा गौर करें, फेरोली भी इनडायरेक्ट था, ट्रेबी भी इनडायरेक्ट था, और वेब भी इनडायरेक्ट था। इनकी जो रेगुलर अर्निंग्स हैं ये वाली, ये देखिए 700, 315 और 315, ये जो रेगुलर अर्निंग्स हैं इनकी 700, 315 और 315, ये हम लोग क्या करेंगे, इनको FOH में चार्ज कर देंगे। ये रेगुलर अर्निंग्स मैंने वहां पे इसकी जो है वो यहाँ पे शो कर दी है, मैंने इसको रेफर कर दिया है इज इक्वल टू का साइन दबा के, ये 700 को रेफर कर दिया, फिर इक्वल टू का साइन दबा के मैंने ये 315 को यहाँ पे रेफर कर दिया, रेगुलर अर्निंग्स लेनी है आप लोगों ने, और यहाँ पे इज इक्वल टू दबा के मैंने ये वाली जो कैलकुलेशन थी 315 ये वाली वहां पे रेफर कर दी, इस तरीके से आ गई। और ओवर टाइम प्रीमियम 124.5, इन तमाम एम्प्लॉइज का जो ओवर टाइम प्रीमियम था इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हमने तमाम ओवर टाइम प्रीमियम किसको चार्ज कर दिया है, FOH को। तो मैं ये वाली फिगर वहां पे रेफर कर दूंगा या वहां पे ऐड कर दूंगा, तो इज इक्वल टू करके मैं ये वाली फिगर जो है वो वहां पे रेफर कर देता हूं 124.5 की। तो इस तरीके से ये मेरे पास ये वाली फिगर यहाँ पे आ गई, और जब मैंने इन तमाम का सम किया, मैंने टोटल किया इसको, तो ये आ जाएगा 1454.50। ये वाली फिगर जो है वो मैंने वहां पे रेफर कर दी, इज इक्वल टू ये वाली फिगर मैंने वहां पे रेफर कर दी, और मैनुअली अगर मैं कर रहा हूँ तो ये वाली फिगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लूंगा इस तरीके से। और फिर एडमन सैलरीज में मेरे पास 2 एम्प्लॉइज एडमन के थे, ये वाला पहले वाले जो दोनों एम्प्लॉइज थे एलन एंड डिवाइन, ये मेरे एडमन के एम्प्लॉइज थे। इनकी जो मैंने रेगुलर अर्निंग्स और टोटल अर्निंग्स एक ही बनती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी रेगुलर अर्निंग्स को यहाँ पे लिख लिया है 2489 और 2238, इन दोनों को मैंने प्लस किया है तो 4727 बनता है। और ये वाली फिगर जो है वो मैंने यहाँ पे रेफर कर दी है इन दोनों की, इस लिहाज से मेरे पास जो है ये वाला जो है वो अमाउंट आ जाती है, इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे इसको रेफर कर दिया, और इन सब का जो टोटल है वो ये इसके बराबर बन जाता है। तो अगर मैं इन सब को सम करके भी यहाँ पे लिखता हूं तो ये भी मेरे पास जो 8080.5 की अमाउंट आ जाती है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस की एंट्री कर सकता हूं विद दिस लॉजिक कि मैंने ये वाली जो तमाम अर्निंग्स हैं वो जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो मैंने ऑल जॉब्स को चार्ज किया है, ना कि स्पेसिफिक जॉब।
अब हम दूसरी लॉजिक अगर लेते हैं, ये इस रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन की, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको एक्स्ट्रा आपको जो है वो करवा रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस व्हेन ओवरटाइम प्रीमियम इज चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब। तो फिर हमने एंट्री सेम वही करनी है, पेरोल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट करना है उतनी ही अमाउंट से, लेकिन डेबिट में वर्क इन प्रोसेस और एफओएच की अमाउंट में फर्क आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? हमने ये कहा कि ओरेली ने ओलॉक ने 600 रेगुलर अर्निंग की थी, ओरेली ने 460 की रेगुलर अर्निंग, और ये पॉल ने रेगुलर अर्निंग्स 40 की थी, सर्डिक ने 93 99 की रेगुलर अर्निंग्स की थी। अब इनका ओवर टाइम प्रीमियम भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इन चारों एम्प्लॉइज का ओवर टाइम प्रीमियम भी हम लोग इनके आगे जो है वो इनको ऐड कर देंगे जब हम लोग स्पेसिफिक जॉब को चार्ज कर रहे होंगे ओवर टाइम प्रीमियम। तो हमने 50 30 20 एंड 9.5 ये तमाम सेल्स को वहां पे रेफर कर दिया, इज इक्वल टू, मैं इस सेल को वहां पे रेफर कर दूंगा रेगुलर अर्निंग्स को, ये वाली सेल को, और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसी वाले सेल को अगर राइट साइड पे कॉपी करूंगा तो साथ वाला कॉलम भी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और इन दोनों सेल को जब मैं नीचे कॉपी करूंगा तो सारे के सारे चारों अमाउंट्स जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी। तो आप देखें कि जो सेम अमाउंट्स ऊपर वाले हमारे टेबल में नजर आ रही थी, वो यहाँ पे ये वाली तमाम की तमाम ये वाली जो अमाउंट्स हैं वो सारी की सारी उस जगह पे ट्रांसफर हो गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं, मैंने कॉपी कर लिया है उनको, तो मैंने रेफर कर दिया बेसिकली। अगर मैं ऊपर वाले टेबल में कोई भी अमाउंट चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगी। और इस तरीके से इनका जब मैंने सम कर लिया इन दोनों का, तो ये मेरे पास सम आ गया, टोटल आ गया, और जब मैंने इन सब को टोटल किया तो इस लिहाज से ये मेरे पास जो सब का सम जो है वो 2008.5 आ गया। इस वाले सेल को मैं वहां पे रेफर कर दूंगा अपनी एंट्री के अंदर। तो मैंने वर्क इन प्रोसेस को जो अर्निंग्स चार्ज की है वो है 2008.5, और एफओएच के अकाउंट को हमने सिर्फ किन की करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं सिर्फ उनकी रेगुलर अर्निंग्स और उनका ओवर टाइम हमने इधर चार्ज करना है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हैं और यहाँ पे ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, सेम वही वाला तरीकाकार मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा। इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, या मैं यहाँ पे इसको रेफर कर दूंगा, ये इसकी रेगुलर अर्निंग 700 को, और सेम वाला कॉलम यहाँ पे अगले वाले में भी कॉपी कर दूंगा, तो ये 700 आ गया। इसी तरीके से इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, और इस वाले के जो इस एम्प्लॉय की रेगुलर अर्निंग्स थी उसको रेफर कर दूंगा 315, और ये मैं इसका सेम अगले वाले कॉलम में भी कॉपी कर दूंगा, और सेम इसी को भी नीचे भी कॉपी कर दूं, क्योंकि उसी के नीचे कॉलम है इसलिए वहां पे भी इसका जो है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पे भी इसका जो है सेकंड भी इसका ओवर टाइम भी आ जाएगा। तो मीन रेगुलर अर्निंग्स एंड ओवर टाइम ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हम लोगों ने इसको अलहदा कर लिया, और जब हमने इन सब का टोटल किया, पहले हम लोगों ने इन दोनों अमाउंट्स का टोटल किया, और यही वाला फॉर्मूला जो है वो अगले वाले कॉलम्स में कॉपी कर दिया नीचे वाले सेल्स में, और जब इन सब का मैंने सम किया तो ये मेरे पास जो है वो 1345 आ गया, और ये वाली अमाउंट जब मैं इस एंट्री में अपनी में रेफर कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। और इसी तरीके से एलन की सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, एलन और डिवाइन की, क्योंकि इनकी है ही रेगुलर अर्निंग्स, इनकी ओवर टाइम है ही नहीं है, तो यही वाला सेम अमाउंट जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट की है बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लूंगा, और इसी को मैं यहाँ पे अपनी एंट्री के अंदर जो है वो रेफर कर दूंगा। तो ये वाली बेसिकली मुझे यहाँ पे टाइप नहीं मैंने किया, मैंने बल्कि रेफर किया है। मैं टाइप भी कर सकता था लेकिन मैंने रेफर किया है। अब अगर मैं अपने टेबल में कोई भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरी सारी फिगर्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये मेरी शीट जो है वो क्या हो रही है, इंटरेक्टिव शीट बन रही है, मैं एक दूसरे के साथ लिंक करके इसको बना रहा हूं। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है वो हमारी नेक्स्ट एंट्री थी डी पॉइंट में, एम्प्लॉयर टैक्स लायबिलिटी। एम्प्लॉयर टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयर के टैक्सेस हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो एफओएच को चले जाते हैं, जो एडमन के रिलेटेड है वो एडमन एक्सपेंसेस को चले जाते हैं, और जो उनकी लायबिलिटी बनती है उसको हम लोग लायबिलिटी में लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जो बेसिकली जो इनके जो टैक्सेस बनते हैं एम्प्लॉयर के, वो एक तो FICA टैक्स है वो 8% है, वो जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन की थी FICA टैक्स की, वो हम लोग यहाँ पे भी उसी तरीके से वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे ले लेंगे। फिर उसके बाद FUTA टैक्स है, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो बेसिकली क्या है, वो बनता है जी 1% ऑफ फर्स्ट 8,000
8,000 की जो उनकी अर्निंग्स होती है उसका 1% जो है वो हमारे पास बनता है उसका, उस लिहाज से। और SUTA टैक्स जो पेएबल होता है वो क्या है, वो भी 4% ऑफ 8,000 की अर्निंग तक का है। ये हमारे पास हमारे बुक के अंदर, टैक्स के अंदर, जो हमारी एक्सरसाइजेस से पहले उन्होंने हमें ये तमाम टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को ये तमाम टैक्स रेट्स जो है वो बताए थे, समझाए थे, दिखाए थे। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? अब जरा गौर करें कि कौन से एम्प्लॉइज हैं जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ अर्निंग में 8,000 से कम है या 8,000 के बराबर है। आप जरा गौर करें, हमने जो 40th वीक तक इन एम्प्लॉइज की अर्निंग्स कैलकुलेट की थी, तो ये 1,12,000 पे पहुंचा हुआ है। ये तो 8,000 से बहुत आगे निकल चुका हुआ है, इसलिए इसके ऊपर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। फिर ये 1 लाख वाली है, इसके ऊपर भी ये टैक्स नहीं लगेगा। ये 28,000 पे पहुंच चुका हुआ है, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा। ये भी 20,000 पे पहुंच चुका हुआ है, ये भी 17,000 है, ये भी 17,000, ये भी 15,000, मीन ये सारे ही 8,000 से ऊपर है। लेकिन ये वाला जो एम्प्लॉई है ये 8,000 से ऊपर गया है, लेकिन वो इस वीक में जाके गया है। इससे पहले उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7,800 की अर्निंग्स थी, जो अब उसने की हैं वो 322.5 की हैं। जब ये 322.5 के बाद 8 जो है वो बनी हैं, तो उसके मुताबिक क्या हो जाएगा कि ये बेसिकली 7,800 पे ये था 39th वीक में। इस वीक में उसने कमाए 322.5। जब इसको हमने ऐड किया तो ये 8,000 से एक्सीड कर गया। अब इसके ऊपर टैक्स 8,000 से जो ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर तो नहीं लगेगा, मीन 122.5 पे नहीं लगेगा। हाँ, जो 8,000 तक की अमाउंट बनने में लग रही है अमाउंट, वो है सिर्फ 200 की, उसके ऊपर लगेगा। तो 122.5 तो एग्जेम्प्ट हो गए। 322.5 में से 122.5 जब आप माइनस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 200 का। तो 200 के उसके ऊपर ये वाला टैक्स लगेगा। दूसरा तरीका सीखने का क्या है कि इसका पिछले वीक तक 7,800 की अर्निंग थी, अब उसका 8,000 तक के ऊपर टैक्स लगेगा, 8,000 से ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस लिहाज से इस एम्प्लॉय का सिर्फ 200 की अमाउंट ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मीन जो बाकी 122.5 है उसके ऊपर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो 8,000 से चूंकि एक्सेस अमाउंट है इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और जो 8,000 तक की अमाउंट बनने में जो लग रही है, जो अर्निंग्स हैं, वो उसके ऊपर उसका जो है वो FUTA और SUTA टैक्सेस जो है वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेंगे। तो इस लिहाज से आप जरा गौर करें कि इस एम्प्लॉय की जो पिछले वीक, इस वीक में जो उसने अर्निंग की है वो बनी है 322.5, और पिछले वीक तक जो उसकी अर्निंग थी वो थी 7,800, और इस वीक में टोटल बन के 8,100 जो है वो 22.5 बन गई। अब 122.5 एक्सेस हो गई, वो 322.5 में से 122.5 माइनस करेंगे तो आपकी वो टैक्सेबल आ जाएगी 200। जैसे हम लोगों ने FICA टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया था 1 लाख की स्लैब के साथ, 1 लाख की लिमिट के साथ, अब ये वाला टैक्स कैलकुलेट होगा 8,000 की लिमिट के साथ। और चूंकि बाकी सारे एम्प्लॉइज 8,000 से ऊपर चले गए हुए हैं, उन सब के ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, पिछले वाले वीक्स में उनके ऊपर लगता रहा है, लेकिन इस वीक में जाके या इनके आगे फर्दर वीक्स में ये नहीं लगेगा। जो जो एम्प्लॉइज 8,000 से ऊपर चलता जाएगा उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा, बाकियों के ऊपर टैक्स लगता जाएगा। ओके, अब ये देखें जी, ये 7,800 इसकी पिछले वीक तक अर्निंग थी, 8,000 बनने में सिर्फ 200 चाहिए, तो सिर्फ 200 के ऊपर टैक्स लगेगा, ना कि 322.5 के ऊपर लगेगा। सो हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल लिखेंगे सिर्फ 2, और इसका टैक्सेबल देखिए ये 6,600 था, और इसको जो है वो 8,000 बनने में अभी भी पीछे है। ये 40th वीक तक ये 6,923 बनती है, अभी भी 8,000 तक पहुंचने में अभी उसका गुंजाइश है। तो इसलिए इसकी पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर जो है वो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि ये 6,600 था। अब इसको 8,000 में पहुंचने के लिए अभी मजीद और वीक लगेंगे। जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग उसकी सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल करते रहेंगे, इसलिए इसकी सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। इसकी सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 200 के ऊपर लगेगा, जो 8,000 से उसकी शॉर्ट थी इस वीक तक में। तो 7,800 उसकी पिछले वीक तक
टैक्स हो चुका हुआ था। इस वीक में उसने 322.5 कमाए, लेकिन 8,000 तक पहुंचने में सिर्फ 200 चाहिए, तो 200 के ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी, इसलिए ये इसका 200 के ऊपर टैक्स लगेगा, तो इसका 322 पे टैक्स लगेगा। जब इसका 200 के ऊपर 1% कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 200 के ऊपर 4% कैलकुलेट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 322.5 पे 1% कैलकुलेट करेंगे तो 3.225 आ जाएगा, 322.5 के ऊपर 4% कैलकुलेट करेंगे तो 12.9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 5.23 और 20.93 आ जाएगा। अब ये दोनों टैक्स हैं, ये फैक्ट्री के रिलेटेड एम्प्लॉइज के टैक्सेस हैं। ये जितने भी ये वाले जो टैक्सेस हैं, ये वाले ट्रेबी और वेब जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो टैक्स है ये तो तमाम एम्प्लॉइज के ऊपर है, जो कि पूरे के पूरे 9 एम्प्लॉइज थे, वो सब के ऊपर ये वाला टैक्स बना हुआ है, FICA टैक्स, जो कि एडमिन में भी लोग हैं उनके ऊपर भी है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी है, जो डायरेक्ट है उनके ऊपर भी है, जो इनडायरेक्ट है उनके ऊपर भी है। तो अब इनमें से हम लोग वो देखेंगे कि जो फैक्ट्री में नहीं काम कर रहे हैं उनका पोर्शन कितना है। तो ये वाला जो टैक्स है ये बेसिकली FOH को भी चार्ज होगा और एडमिन को भी चार्ज होगा। इनमें से कौन सा पोर्शन FOH को चार्ज होगा और कौन सा पोर्शन जो है वो एडमिन को चार्ज होगा, ये हम लोग जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। हम अपने वापिस टेबल पे चले जाते हैं। आप जरा गौर करें कि FICA टैक्स जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, उसमें ये जो पहले 2 एम्प्लॉइज थे जो कि एडमिन के एम्प्लॉइज थे, एलन एंड डिवाइन, इनके ऊपर जो टैक्स बनता था FICA टैक्स वो 40 था, और बाकी सब के ऊपर जो था वो ये वाला बनता था, ये जो हम लोगों ने मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है येलो के अंदर, या मैं इसको ग्रीन के अंदर कर देता हूं, ये जो मैंने ग्रीन के अंदर किया है। तो ये सारे का सारा टैक्स बनता है उन एम्प्लॉइज का जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और ये वाला जो 2 एम्प्लॉइज हैं ये बनता है जो एडमिन में काम कर रहे हैं। तो इनका टैक्स जो होगा FICA टैक्स वो एडमिन एक्सपेंसेस को चला जाएगा, और इनका जो FICA टैक्स होगा वो FOH को चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे। मैं आपको नीचे एंट्री करते हुए समझाता हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने ये वाली कैलकुलेशन की है। तो आप जरा गौर करें कि हमने ये कहा कि इनका जो टोटल FICA टैक्स बनता था वो 308.28 था, इज इक्वल टू का साइन करें, तो टोटल FICA टैक्स जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 308.28, ये मैंने वहां पे रेफर कर दिया, तो ये टोटल टैक्स उनका बनता था 308.28। अब इसमें से जो एडमिन का टैक्स बनता था, जो एडमिन को चार्ज होना है वो है 40, जो एडमिन को चार्ज होना है वो है 40, क्योंकि इसमें से जो टोटल ये था और 40 सिर्फ एडमिन का था। जो मैंने अभी आप लोगों को वहां पे बताया कि ये 2 एम्प्लॉइज एडमिन के हैं और इनका जो FICA टैक्स एडमिन का बनता है वो सिर्फ 40 का बनता है, तो वो एडमिन को चार्ज होगा, वो वाला एक्सपेंस एडमिन को चार्ज होगा, और बाकी जितना भी एक्सपेंस होगा वो सारे का सारा किसको चार्ज होगा, FOH को चार्ज हो जाएगा। अब अगर हमने ये कहा कि FUTA टैक्स बनता है 5.23, SUTA टैक्स बनता है 20.93, FICA टैक्स बनता है टोटल 308.28, और टोटल टैक्स बनता है 334.41, तीनों को मिला के। और उनमें से जो 2 अमाउंट हैं वो चार्ज होनी है, सिर्फ 40 अमाउंट चार्ज होनी है किसको, एडमिन को। ये जो एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज होना है वो है 40, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन किया है, और जो बाकी अमाउंट है वो चार्ज होनी है FOH के अकाउंट को। तो ये वाली जो अमाउंट है ये FOH को चार्ज हो जाएगी, जिसको मैंने ब्लू किया है। अब इस एंट्री को करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, जो हमने ये कहा कि FOH को जो एम्प्लॉयर के टैक्सेस हैं वो चार्ज होने हैं 294.41, जो मैंने यहाँ पे आपको FOH को चार्ज करने की कैलकुलेशन करके बताई है, इज इक्वल टू करके आप इस वाले कॉलम को रेफर कर दें। और एडमिन को जो चार्ज होना है इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे आप लोग इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट एडमिन को चार्ज हो जाएगी। और FICA टैक्स कितना है, ये 308 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो यहाँ पे मैंने रेफर किया हुआ है, इज इक्वल टू ये टोटल टैक्स FICA टैक्स टोटल लेना है यहाँ पे, फैक्ट्री वाला भी और एडमिन वाला भी दोनों मिला के। और ये FUTA टैक्स कितना है, ये 5.23 मैंने कैलकुलेट किया है, इज इक्वल टू ये वाली मैं कॉलम रेफर कर दूंगा। और यहाँ पे ये वाला जो टैक्स है SUTA वो मैं यहाँ पे ये वाला अमाउंट रेफर कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो ये वाली एंट्री जो है वो
कंप्लीट हो जाएगी कि भाई इस तरीके से मैंने एम्प्लॉयर के टैक्स की लायबिलिटी को क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। मैं थोड़ा सा रिपीट किए देता हूं, FOH को अमाउंट हमने वो चार्ज करनी है, उन एम्प्लॉइज के टैक्सेस की चार्ज करनी है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हमने ये कहा कि ये वाले सारे के सारे एम्प्लॉइज ट्रैबी और वेब जो है ये दोनों एम्प्लॉइज फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके ऊपर FUTA टैक्स और SUTA टैक्स कैसे कैलकुलेट किए ये मैंने समझाने की कोशिश की है, इन दोनों की अमाउंट को। और FICA टैक्स चूंकि सारे का सारा फैक्ट्री के ऊपर नहीं है बल्कि कुछ एडमिन के ऊपर है, तो 308 में से 40 एडमिन के ऊपर है, बाकी जो है वो सारे का सारा किसके ऊपर है, फैक्ट्री के एम्प्लॉइज के ऊपर है। तो इसलिए हम लोग इन तीनों टैक्सेस को जब आप टोटल कर लेते हैं, हम कहते हैं 334.41 बनता है। उनमें से 40 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगा, एडमिन को जाएगा, और बाकी FOH को चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने FOH को जो टैक्सेस चार्ज होने हैं उनकी अमाउंट कैलकुलेट कर ली, और फिर हम लोगों ने जो एडमिन को चार्ज होने हैं वो एडमिन के अगेंस्ट की 40 की, और ये वाली जो अमाउंट है, जो लायबिलिटी बनती है, वो हम लोगों ने इन तीनों टैक्सेस की लायबिलिटी जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी अपने जो टेबल के अंदर 308.828 कैलकुलेट की हुई थी, और ये 5.23 एंड 20.9 ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पे एंट्री जो है वो अपनी कर सकते हैं। और आखिरी जो रिक्वायरमेंट थी नंबर 3, वो हम लोग जो है वो जो सारे एम्प्लॉइज थे, वो जो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज थे, उनकी जो इंश्योरेंस होगी वो FOH को चार्ज हो जाएगी, और जो एडमिन के एम्प्लॉइज थे उनकी इंश्योरेंस जो है वो एडमिन इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज हो जाएगी, और इंश्योरेंस पेएबल के अकाउंट को आप लोग क्रेडिट कर देंगे। ये लायबिलिटी बनेगी, ये हम लोगों ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को या गवर्नमेंट को पे करना है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे की है, हमने कहा जी एम्प्लॉइज हैं 7 एम्प्लॉइज हैं फैक्ट्री के, और 2 एम्प्लॉइज हैं जो है वो एडमिन के। ये हम लोग हमारे टेबल में हमें पता है कि ये देखिए ये टोटल एम्प्लॉइज ये थे, इनमें से ये 2 एम्प्लॉइज जो है वो क्या है, एडमिन के हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एम्प्लॉइज जो है वो हमारे फैक्ट्री के हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे वो इनडायरेक्ट हैं। ये हमने 7 एम्प्लॉइज फैक्ट्री के कहे, और 2 एम्प्लॉइज हमारे एडमिन के हैं। जब हम लोग, और इनका पर एम्प्लॉय पर वीक इंश्योरेंस 15 है, तो 7 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया। ये अमाउंट हमने चार्ज करनी है FOH को, और 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 30, और ये अमाउंट हमने चार्ज करनी है एडमिन एक्सपेंसेस को। तो इसकी एंट्री हमने की, FOH के अकाउंट को डेबिट कर दिया 105 से, इंश्योरेंस एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया 30 से, और इंश्योरेंस पेएबल के अकाउंट को, जो हमारी लायबिलिटी है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया 135 से। इन दोनों की जो प्लस की अमाउंट है, इन दोनों की सम करके जो अमाउंट आती है, वो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेफर कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन हैव entries of these insurance and liabilities और employer payroll taxes। होप सो कि आप लोग जब इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से करेंगे, तो आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।